नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी नई क्लास में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज इस क्लास में हम द्वितीय वर्ष से फोर्थ सेमेस्टर के होने वाले बहुविकल्पीय माध्यम से सेमेस्टर एग्जाम को यूनिट नंबर 2 को पढ़ेंगे। इससे पहले हम यूनिट नंबर 1 को पढ़ चुके हैं 2 पार्ट में। आज इस क्लास में हम सेकेंड यूनिट का जो बीए द्वितीय वर्ष फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है उसको हम इस क्लास में संपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे एक ही क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। आप सभी लोग एक बार लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट करिए हमें, और हम आपको ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहेंगे। अभी एग्ज़ाम का जो पीरियड चल रहा है उसमें हम एमसीक्यू माध्यम के क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद में हम थ्योरी की क्लासें बहुत ही अच्छे तरीके से लेंगे। अगर आप लोग थ्योरी के क्लासें देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और पढ़ाने का लेवल भी आप लोग चेक कर सकते हैं कैसे हम समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से उसे समझ सकते हैं और उसका नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने जो क्लासें की हैं वो नोट्स के माध्यम से ही की हैं, जिससे आप लोगों को नोट्स के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी कर सकेंगे। कुछ क्लासें पड़ी हुई हैं जो भूगोल से, इस चैनल पर जो टॉपिक है भूगोल से रिलेटेड वो सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा। भारत भूगोल लगभग कवर कर लिया गया है। लगभग जो भारत भूगोल है 27-28 क्लास हो चुकी हैं। अब हम भारत भूगोल में जो पढ़े हैं पूरा भारत भूगोल को पढ़ चुके हैं। पर्वत, पठार, नदी, मैदान, नदियाँ और झील, डैम, सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जो उसके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देरी न करते हुए इस क्लास को करते हैं। इस क्लास में हम क्वेश्चन टू आंसर को पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन समझने योग्य होगा या उसकी आवश्यकता होगी उसको समझेंगे। जैसा कि आप सभी लोग थ्योरी क्लास पढ़ के आए हैं, फिर उसके बाद में आपको यह केवल एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो रहा है क्लास। जैसे क्वेश्चन ही क्लास में आते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस क्लास से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में आपके। तो चलिए शुरू करते हैं बीए द्वितीय वर्ष फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड यूनिट को, जियोग्राफी पेपर का। पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। मानव के विभिन्न उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा किसी कठिनाई के निवारण में सहायक गोचर या अगोचर तत्व क्या है? तो जो मानव के उद्देश्य एवं आवश्यकता की जो पूर्ति करता है और सहायक करता है तो संसाधन होते हैं। संसाधन उन्हें कहते हैं जो मानव के उपयोग में लाया जाता है, उसे संसाधन कहते हैं। अगर कोई भी वस्तु मानव के संपर्क में नहीं आएगी तब तक वह संसाधन नहीं कहलाएगा, वो केवल साधन कहलाएगा। जैसे मानव के उपयोग में वो आ जाएगा वो संसाधन बन जाएगा। तो जो मानव की आवश्यकताओं को की पूर्ति करे तो उन्हें संसाधन कहते हैं। तो संसाधन की परिभाषा है। तो आप सभी लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आप लोग पढ़ाने का लेवल देखिए और उसके बाद में क्वेश्चन को देखिए। अगर आपको किसी क्लास पर टॉपिक चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, उस क्लास को हम जल्द से आप लोगों को उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। बशर्ते आप सभी लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी हमारा ये चैनल जो स्टडी चैनल है वो नया है। आप लोगों की हेल्प की आवश्यकता है। आप लोगों को हम उम्मीद ये दिलाते हैं कि इस क्लास पर भूगोल से जितने भी टॉपिक हैं उसको कवर किया जाएगा। कोई भी मॉडल है, कोई भी सिद्धांत है, या कोई भी टॉपिक है भूगोल से रिलेटेड उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये चैनल है वो जियोग्राफी विद नितिन यादव है। तो इसमें केवल जियोग्राफी का ही क्वेश्चन किया जाएगा, और जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट वाले क्वेश्चन होंगे जैसे जीएस और जो महत्वपूर्ण क्लासें होंगी उनको भी देखेंगे। लेकिन यह चैनल पूर्ण रूप से भूगोल को समर्पित है। तो चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। दूसरा क्वेश्चन है, जिम्मरमैन ने संसाधन का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है? तो जिम्मरमैन है
वो संसाधन को 3 प्रकार से वर्गीकरण किया है। जिमरमैन महोदय हैं वो, जो इनका आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा हुआ होगा, संसाधन संरक्षण का सिद्धांत। अगर आप लोग थ्योरी की क्लास पढ़े होंगे अपनी क्लास में, अभी तो हमने थ्योरी की क्लास नहीं पढ़ाई है। फिर उसके बाद में एग्ज़ाम का पीरियड है, क्योंकि नया चैनल है अभी हमारा, तो अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि सेमेस्टर में भूगोल की जो परीक्षाएं हो रही हैं प्रथम द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर, या प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर, द्वितीय वर्ष फोर्थ सेमेस्टर, तृतीय वर्ष सिक्स सेमेस्टर, उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं उन परीक्षा की दृष्टि से। अभी तक हमने बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर जियोग्राफी के एमसीक्यू के माध्यम से होने वाले प्रश्न को कवर कर चुके हैं, और फोर्थ जो तृतीय वर्ष सिक्स सेमेस्टर है उसकी हमने सभी क्लासें को अपलोड कर दिया है, 8 यूनिट की जो क्लासें हैं। अगर आपका कोई हित मित्र है तो उसको ज़रूर बताइए और क्लास को शेयर करिए उसके पास, जिससे उसको भी साथ में फ़ायदा मिले इस क्लास का। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों अभी क्वेश्चन देखकर उसका अंदाज़ा लगा लीजिएगा कैसे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संरक्षण से आशय वर्तमान एवं भविष्य के बीच संसाधन के उपयोग में लाने का संघर्ष या कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो श्री यासी वानट्रप जो महोदय हैं उनका कथन है कि जो संरक्षण है, यानी किसी चीज़ या किसी वस्तु का रख रखाव, तो उसी को संरक्षण कहते हैं। तो संरक्षण से आशय मतलब इसका तात्पर्य क्या है, और भविष्य के बीच यानी आने वाले हमारे जो समय हैं उनके बीच संसाधनों के उपयोग में लाने का संघर्ष है। यह जो है श्री यसी वाल्ट्रप ने किया था, वानट्रप महोदय ने। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी देश या क्षेत्र के वह संसाधन जिनका उपयोग निकट भविष्य में किया जा सकता है, वह किस प्रकार के संसाधन हैं? तो संभाव्य संसाधन है। यानी इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ है जो कौन सा वह संसाधन है जो आने वाले हमारे समय में संसाधन बन सकता है, तो उनको किन बन सकता है, अभी है नहीं। हमारे संसाधन के रूप में कौन सा पदार्थ या कौन सा तत्व है, संसाधन है जो हमारे काम में आ सकता है, तो उसे संभाव्य संसाधन करते हैं, उसकी संभावना को व्यक्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो सा है, संभाव्य संसाधन करते हैं जो आने वाले भविष्य में आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा। जैसे भविष्य का संसाधन जो हमारे परिवहन मंत्री नीतीश गडकरी महोदय हैं, वो भविष्य के संसाधनों को एल्कोहल को भविष्य का संसाधन मानते हैं। आने वाले समय में एल्कोहल से जो एथेनॉल है, एथेनॉल का उपयोग गाड़ी मोटर चलाने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। तो जैसे संभाव्य संसाधन का वो एग्जाम्पल है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अगले क्वेश्चन को। हम अगर इस क्लास में चर्चा करेंगे, बताने को तो बहुत से बातें हैं संसाधन भूगोल से, लेकिन इस एक क्लास है, एग्ज़ाम नज़दीक होने के कारण हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उसको हम वर्णन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे उसका। बंजर भूमि निम्न में से क्या है? उदासीन तत्व, संसाधन, इनमें से कोई नहीं। प्रतिरोध, यानी बंजर भूमि उसे कहते हैं जिसमें जो हमारे काम के उपयोग में नहीं आती है या न कभी लाई जाती थी, अब नहीं लाई जाती है, तो वह बंजर हो गई है। तो इससे संबंधित है प्रतिरोध से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जल के निम्न में से क्या है? जल निम्न में से क्या है? तो जो जल है वो नवीकरणीय ऊर्जा है। ऊर्जा के स्रोत अगर आप पढ़े होंगे तो जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो नवीकरणीय और अनवीकरणीय, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हैं, उनको पढ़ते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस क्लास में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छी क्लास है ये। अगर हम समझाएं संसाधन को, नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन, तो लगभग 1 घंटे की क्लास है। तो ज़्यादा हम चर्चा ना करते हुए क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो नवीकरणीय संसाधन है इसको बता दे रहे हैं। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं?
जिसका एक बार उपयोग हो जाने के बाद उसका हम पुनः उपयोग करें तो वो नवीकरणीय संसाधन है। जिसका हम बार बार उपयोग कर लें तो नवीकरणीय संसाधन है, और जिसका हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग ना कर पाएँ तो अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो नवीकरणीय में आ जाता है, जल आ जाएगा, हवा आ जाएगा, और जो हमारी जलधाराएँ हैं वो आ जाएंगी, भूमिगत जल आ जाएगा। तो ये सब जो हमारे हैं सौर है, तो ये सब जो है नवीकरणीय ऊर्जा हैं। और अनवीकरणीय ऊर्जा जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, आप लोग सभी लोग जानते होंगे एक बार कोयले का उपयोग हो जाने के बाद, एक बार डीजल और पेट्रोल इन सब का उपयोग करने के बाद पुनः हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो ये अनवीकरणीय ऊर्जा है, इसका पुनः हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो यही नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा है। उम्मीद करते हैं आप लोग नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा को समझ गए होंगे। तो जो जल है वो नवीकरणीय ऊर्जा है। जल का उपयोग ऊर्जा के निर्माण में बार बार किया जा सकता है, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। थोड़ा सा कम दिख रहा होगा लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसने कहा कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार लगाकर इसको रख लीजिए, ये एग्जाम में 100% श्योर आएगा। तो किसने कहा कि मनुष्य का जो ज्ञान है वही सबसे बड़ा संसाधन है? तो जो संसाधन है ये जिम्मरमैन और मिचेल महोदय ने, उन्होंने कहा था जो मनुष्य का ज्ञान है वो वही सबसे बड़ा संसाधन है। तो आप लोग को हम थोड़ा सा बता दें इसके बारे में, जो मनुष्य का ज्ञान कैसे सबसे बड़ा संसाधन है। अगर मनुष्य का ज्ञान है तभी तो कोई भी साधन है। अगर साधन है, हमारे पास कोई भी वस्तु उपलब्ध है, अगर वो मानव के टच में नहीं आएगी, मानव जब तक उसका उपयोग में नहीं लाएगा तब तक वो संसाधन नहीं बनेगा। तो मानव खुद स्वयं संसाधन है, और मानव के संपर्क में आने वाली जो वस्तुएं हैं वो संसाधन बन जाती हैं। तो यही है जिम्मरमैन और मिचेल का संसाधन जो मनुष्य का ज्ञान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवर्धनीय संसाधन क्या है? परिवर्धनीय संसाधन है जो वनस्पति है, इसका परिवर्तन कर सकते हैं हम, तो ये परिवर्धनीय संसाधन है। अपरिवर्तनीय संसाधन है जो खनिज है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वह संसाधन जो भविष्य में आवश्यकता अनुसार प्रयोजनीय हैं, तो संसाधन के कौन सा संसाधन कहलाएगा? तो संभाव्य संसाधन है, यानी संभावना की जाती है भविष्य में संसाधन के रूप में उपयोग किए जाने के लिए। तो जो 10वें का राइट आंसर है वो सा है संभाव्य संसाधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्षम या सतत संसाधन नहीं है। तो जो सतत संसाधन है यानी सस्टेनेबल जो संसाधन है, सस्टेनेबल रिसोर्स, तो जो कोयला है उसका हम लगातार उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हम बताए भी हैं कि ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, तो इसका उपयोग एक बार कर लेने के बाद पुनः इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये सतत संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह संसाधन जिनका उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है तो वो सुषुप्त हैं, यानी शांति मुद्रा में है, उनका अभी खोज नहीं किया जा सका है, तो वो सुषुप्त हैं। तो उन्हें हम जो कहते हैं सुषुप्त संसाधन कहते हैं, जिनका उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है। अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम आपको अच्छी अच्छी क्लासें प्रोवाइड कराते रहें और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो सके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कपासी मिट्टी किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी है, इसे कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी कहते हैं। और जो काली मिट्टी है इसमें काला रंग जो होता है वो टिटेनी फेरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में जलोढ़ नहीं है, जलोढ़ है, जलोढ़ मृदा सबसे कम है? तो मध्य प्रदेश में जो है वो जलोढ़ मृदा सबसे कम है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं,
क्यों मध्य प्रदेश में जलोढ़ ऊर्जा मतलब जो जलोढ़ मिट्टी है वो कम है? तो मध्य प्रदेश, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश है जो पठारी क्षेत्र है, उच्च भूमि में आता है। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण वहीं पर होगा जब नदियाँ अपना अपर्दन करके जो मिट्टी को लाती हैं उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियाँ तो निकलती हैं, लेकिन वो ऊंचाई के कारण, जैसे सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, तो सीधे गंगा में आकर मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन अगर हम इस पर चर्चा करेंगे तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, तो क्लास लंबी हो जाएगी। तो हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में जलोढ़ मृदा सबसे कम है? तो मध्य प्रदेश में है। खेजड़ी कहाँ है? तो खेजड़ी जोधपुर में है, राजस्थान में, जो खनिज संसाधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से गलत तथ्य बताइए। परत अपर्दन में गहरी नलिका बनती है, यही गलत है। चीका मिट्टी में कण बहुत बारीक होते हैं, सही है। ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली मिट्टी ज्वालामुखी मिट्टी कहलाती है, ये भी सही है। काली मृदा, जो काली मिट्टी होती है, रूसी भाषा में चरनोजम कहा जाता है। रूसी भाषा में क्या, विश्व स्तरीय भाषा में इसे, जो काली मिट्टी है, इसे चिरनोजम भी कहा जाता है। और रूसी भाषा में विश्व स्तरीय जो काली मिट्टी है उसे चरनोजम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुर मिट्टी कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है? रेगुर मिट्टी जो है उसे काली मिट्टी ही कहा जाता है। क्वेश्चन कुछ उल्टा दिया है। तो रेगुर मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, और कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। जो काली मिट्टी है वो महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, क्योंकि कपास की खेती जो है महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो काली मिट्टी है कपास के उत्पादन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन ऐसा रहता है, जो स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं वो कपासी या काली मृदा को कहते हैं, क्योंकि जब इसमें पानी की मात्रा होती है तो मुलायम मक्खन के समान हो जाती है। जब इसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है, सूख जाती है मिट्टी, तो इसमें क्रैक या दरारें पड़ जाती हैं, जिससे यह जुती हुई दिखाई पड़ती है। तो इसे ही स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, काली मृदा को। तो आप लोगों को अगर यह क्लास या जानकारी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करिए हमें, और अपना सपोर्ट करिए हमें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है। तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही आकांक्षा है हमें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोकी रहती है? तो मॉइस्चर रिटेनिंग पावर जो होता है, यानी नमी धारण करने की क्षमता जो होती है, वो काली मृदा में सर्वाधिक होती है। आप लोग ही जानते भी होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो मॉइस्चर रिटेनिंग पावर है काली मृदा में है, जो जैसे कपास, गन्ना, जूट जो होता है वो मुख्य रूप से काली मृदा में पाया जाता है। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा मिट्टी मिलती है। तो ये जो क्षेत्र दिए हैं, इन सबके क्षेत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। और लेटेराइट मृदा जो है, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न जो हमारे कोस्ट हैं, घाट हैं, कोस्ट नहीं घाट हैं, पश्चिमी पूर्वी घाट, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर लेटेराइट मृदा पाया जाता है। तो ये जो मालवा लेटेराइट मृदा का, जैसे अब देख लीजिए, मालवा का तटीय प्रदेश जो है, मालवा का पठार, या सॉरी मालाबार जो केरल का है क्षेत्र है, केरल का घाट तट, तो वहाँ पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है, जैसा कि हम आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्न में से कौन सी लेटेराइट मृदा के लिए, यानी मिट्टी के लिए सही नहीं है? तो चूना प्रचुर मात्रा में लेटेराइट मृदा के लिए सही नहीं है। तो यही है, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है या सही नहीं है। लेटेराइट मृदा में चूने की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा वो दा होगा। 25 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक यानी होने का कारण अनवर हो जाता है? तो
लोहे की अधिकता के कारण अनुर्वरक हो जाता है, तो लेटेराइट मृदा है वो लोहे की अतिरिक्ता यानी अधिकता के कारण जो होता है वो अनउर्वर हो जाता है यानी अनउपजाऊ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है? तो जो जलोढ़ मृदा है वो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 47% भाग पर जो है वो हमारी जलोढ़ मृदा का विस्तार है। उसके बाद में जो मृदा है वो लाल मृदा है, फिर उसके बाद में काली मृदा है। तो ऐसे विस्तार है। हाँ, अगर आप मृदा का क्लास नहीं पढ़े हैं, भारतीय मिट्टी के जो भारतीय मिट्टियाँ हैं, उस क्लास को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से भारतीय मिट्टी को पढ़े हैं। प्लेलिस्ट पर आपको भूगोल से रिलेटेड क्लासें मिलेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा के मैदानी की पुरानी कछारी मिट्टी जलोढ़ कहलाती है तो बांगर कहलाती है। इसको हम बांगर, खादर और भाभर और जो कोंडोलाइट है इसको सब जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े हैं। किसे भामर कहते हैं, खादर किसे कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं। तो आप लोगों को हम बहुत ही शार्ट में समझा दे रहे हैं। बांगर, खादर और बांगर जो है, अगर आपको यह क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। आप लोगों को की जो सपोर्ट है उसकी मैं आकांक्षा करता हूँ, क्योंकि एक क्लास बनाने में काफ़ी समय लगता है। तो आप लोगों को अगर इस क्लास से थोड़ी भी बहुत भी जानकारी प्राप्त होती है तो सपोर्ट करिए। अगर आपको यह क्लास पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग देख कर जा सकते हैं। तो हम बता दे रहे हैं, भांभर, बांगर और खादर। जो हमारा होता है ना, भाबर जो होता है वो पुरानी जलोढ़ है, और जो खादर है वो नवी जलोढ़ है, और जो बांगर मृदा है, सॉरी एक मिनट, जो खादर मृदा है वो नवीन जलोढ़ है और बांगर है वो पुरानी जलोढ़ है। और जो भांबर है, तो जो नदी, जो बड़े बड़े बोल्डर होते हैं यहाँ पर जो भांबर प्रदेश होता है पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। तो जैसे ये नदी निकल रही है तो पहले भांबर प्रदेश बनेगा, ये वाला भाबर, फिर उसके बाद में खादर बनेगा, फिर उसके बाद में बांगर बनेगा। जैसे बनेगा उसके बीच में तराई बनेगा, तराई के बाद में जो खादर है और बांगर है वो बनेगा। पहले भांबर प्रदेश, फिर तराई, फिर खादर और फिर उसके बाद में बांगर। तो ये क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से हम नदियों के माध्यम से समझाए हैं। तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 100% श्योर हैं कि आपको वह क्लास पसंद आएगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आप सभी लोग खादर, बांगर और भांबर में समझ चुके होंगे। जो खादर होता है वो नवीन जलोढ़ होता है, ये अधिक उपजाऊ होता है। वही बांगर है वो पुरानी जलोढ़ है, ये कम उपजाऊ होता है खादर से। और जो भांबर है, यहाँ पर फसल तो नहीं होती है लेकिन बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में जल क्षमता सबसे कम होती है? तो जो बलुई मृदा होती है, आप सभी लोग जानते होंगे कि जो जल धारण करने की क्षमता है वो सबसे कम होती है। अगर आप किसी बालू में अगर 1 गिलास पानी डालेंगे, फिर उसके बाद में वो पानी गायब हो जाएगा, वो धारण नहीं कर पाता, वो सीधा सोख लेता है। तो यही है जल धारण करने की क्षमता जो बलुई मृदा में होती है वो बहुत कम होती है। दोमट, जिसे लोम कहते हैं, मिट्टी जो है, कौन सी कण मिलता है दोमट में? तो दोमट में सैंड, क्ले और जो सिल्ट होते हैं ये पाए जाते हैं, सभी प्रकार के कण। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में किसकी मात्रा अधिक है? तो पश्चिमी राजस्थान में जो मिट्टियाँ हैं उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो हमें सपोर्ट करिए प्लीज़। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? भरपूर कर देता है तो इसमें तो मटर है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और फसलों का जो मृदा है उसमें नाइट्रोजन का संग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन को,
मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा फसल उगाया जाता है? तो उड़द। उड़द जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। जैसे दलहन तिलहन की कृषि करने से खेत अधिक उपजाऊ हो जाता है, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है उसमें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? तो जस्ता है जो भारतीय मृदाओं में सूक्ष्म रूप से कमी होती है। चौथी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, समान फसलें उगाने के लिए उर्वर मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो मृदा का जो पीएच मान है वो 6 से 7 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लाइम चूने का उपयोग किया जाता है। हम लोग आपको इस क्लास में समझाने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा ही लंबी क्लास हो जा रही है, लगभग 30 से 35 मिनट की क्लास होगी। तो आप सभी लोग बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इस क्लास से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसेंगे, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन फंसेंगे। तो बिना समझाए भी तो नहीं चल सकते हैं ना। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। तो खेतों में जिप्सम यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाए, तो इसमें चूना एवं खारापन की जो अधिक मात्रा है वो कम हो जाएगी इसका प्रयोग करने के बाद में। लवण जो होता है और जो क्षार होता है उसकी मात्रा कम हो जाएगी चूने का उपयोग करने से। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जिप्सम जिसे कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम जब गर्म करते हैं तो उसके बाद में 247 डिग्री या लगभग 247 डिग्री पर तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है जिप्सम जो है। तो ये जो रसायन विज्ञान का टॉपिक है उसका टॉपिक है, तो हमको ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र है, तो जो भारत का सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र है तो पानी वाला दलदल वाला क्षेत्र होगा। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है तो उत्तर प्रदेश राज्य है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि गुजरात है जो क्षारीय प्रदेश है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉरी एक मिनट, जो क्षारीय प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश राज्य है, और जो लवणीय है तो गुजरात क्षेत्र है। जैसा कि गुजरात में सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो शिवालिक श्रेणी में मृदा की पहाड़ियों के बाद का क्षेत्र है जो मृदा के अपरदन की समस्या गंभीर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन को, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता को प्राप्त करने का नहीं है? तो बीज संशोधन का जो है वो प्राप्त करने का तरीका नहीं है उर्वरता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो वनोरोपण से किया जाता है, मृदा का अपरदन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्रायोलाइट किस प्रकार का संसाधन है? तो क्रायोलाइट एकल संसाधन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन टू आंसर को देखते हैं ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हमें इस क्लास में हम लोग कर सकें। ज़्यादा क्वेश्चन जो समझाने लायक है उसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं, कम समय में अधिक बातों को बता दे रहे हैं। मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, या किसने कहा था? तो ये जिम्मरमैन महोदय ने कहा था, जिसे संसाधन भूगोल का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन है? तो वनस्पति है जो हमारा जैविक संसाधन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो जल विद्युत ऊर्जा है जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है वो उत्तर प्रदेश तारापुर में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो जल है नवीकरणीय संसाधन, बाकी जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाप्त संसाधन कौन से हैं? तो जीवाश्म ईंधन है वो समाप्त संसाधन है, लगभग वो समाप्ति के कगार पर हैं। तो इसका राइट आंसर है वो जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि पवन न समाप्त होगा, न जल समाप्त होगा, न सौर का जो किरण है जिससे सौर ऊर्जा हमें प्राप्त होती है ना वो ही कम समाप्त होगी। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति के स्रोत से संबंधित है?
तो हम फटाफट देख ले रहे हैं। तो शक्ति से संबंधित स्रोत नहीं है तो सीमेंट है। अगला क्वेश्चन को एक बार पुनः हम देख लें, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको हम। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति के स्रोत से संबंधित नहीं है? तो शक्ति के स्रोत से संबंधित नहीं है वो सीमेंट है, क्योंकि शक्ति के स्रोत यानी जो संसाधन का बात कर रहे हैं एनर्जी का, तो उसमें सीमेंट नहीं आएगा। सीमेंट मजबूती में आएगा, फिर संसाधन वो बाद में बनेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कहना है? तो ये जिम्मरमैन का महोदय का कहना है। ये क्वेश्चन स्टार लगाकर रख लीजिएगा, आएगा जरूर एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? एक प्राकृतिक, तो जो प्लास्टिक है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो मानव ने ही उसका निर्माण किया है। और जो जल मृदा एवं वन है वो प्रकृति द्वारा हमें गॉड गिफ्टेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसाधन संरक्षण का आशय क्या है? तो जो संसाधन संरक्षण का उपयोग है वो विवेकपूर्ण उपयोग है, यानी जो संसाधन का उपयोग है वो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य के आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना। तो यही संसाधन संरक्षण का वो परिभाषा है, जिसे सस्टेनेबल कहते हैं। सस्टेनेबल विकास किया जाए, सतत विकास किया जा सके, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वसुलभ संसाधन कौन सा है? तो सौर का प्रकाश जो है वो सर्वसुलभ संसाधन है। सबसे ज़्यादा जो सुलभ है, यानी कम मेहनत में अधिक जो हमें प्राप्त होता है आसानी से, वो सौर का प्रकाश से वो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। मिट्टी का क्षरण प्रमुख कारण नहीं है। तो मिट्टी का क्षरण का प्रमुख कारण क्या नहीं है? पर फसलों का आवर्तन यानी फसलों की उदला बदली या मिट्टी का क्षरण का प्रमुख कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रेरी घास का मैदान कहाँ है? तो जो प्रेरी घास का मैदान है ना, तो यूएसए में है। यहाँ पर जो गेहूं की फसल होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो जो सौर शक्ति है, सोलर एनर्जी है, वो नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि सौर का उपयोग करके हम बार बार ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, कहना किसका है? जिम्मरमैन महोदय का कहना है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्योंकि ये 2000 सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2024 में पूछा गया था, जो यहाँ पर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जनसंख्या है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, किसने कहा? वो जिम्मरमैन महोदय ने कहा। नवीकरणीय संसाधन है तो वनस्पति है वो नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि वनस्पति से हमें बहुत ही जो संसाधन होते हैं वो प्राप्त होते हैं। जो वनस्पतियां हैं हमें उनसे बार बार प्राप्त होता है, और एक बार समाप्त होने के बाद कोयला, पेट्रोल, डीजल उसको हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पेड़ों को तो हम उगा लेंगे, लेकिन इनको बनने में बहुत करोड़ों अरबों साल लग जाते हैं। वह संसाधन जो भविष्य की आवश्यकताओं के प्रयोजनीय हैं, उन्हें संभाव्य संसाधन कहते हैं। हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से एकल संसाधन कौन सा है? तो क्रायोलाइट जो है वो एकल संसाधन है। अगला क्वेश्चन हम कहते हैं, समाप्त संसाधन कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन समाप्त संसाधन है। आप लोगों को यह क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए हमें भी, क्योंकि आप लोग ही हैं जो सपोर्ट करेंगे तभी हम इस जो भूगोल की श्रृंखला है उसको हम आगे ले जा सकेंगे। क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन हमको भी मिलना चाहिए क्लास को बनाने के लिए, क्योंकि क्लास को बनाने से पहले बहुत से काम होते हैं जो करने पड़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो वह संसाधन जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन से हमें उसका आंसर पता लग जाता है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वितरण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हम देख चुके हैं। संसाधन सर्वेक्षण से आता है, ये भी देख चुके हैं। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये भी देख चुके हैं।
स्प्रूस, फर और चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं तो टैगा वन में पाए जाते हैं। टैगा और टुंड्रा वन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है, आप लोग पढ़ सकते हैं उसको जाकर। विश्व की रोटी की कटोरी किसे कहा जाता है, किस घास के मैदान को? तो जो प्रेरी घास के मैदान है रोटी की कटोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? तो जो रबी फसल है वो सरसों है, रबी का फसल। रबी के फसल में गेहूँ, जौ, सरसों आते हैं जो तिलहन के फसलें होते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने 70 क्वेश्चन को देखा है, जो फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी का एमसीक्यू माध्यम से होने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप लोग अगर क्लास को देख रहे हैं, पसंद आया हो, तभी आप इस क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, अपना सुझाव दीजिए आपको क्लास कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए उसको भी बताइए। हम अगली क्लास में यूनिट नंबर 3 को लाएंगे, फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी का। तो आप लोग ये क्लास 1 से 2 बार देखिएगा तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सारे इजी क्वेश्चन हैं। तो आप सभी का यह क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।